नमस्कार। हम अपने वीडियो संवाद श्रृंखला के द्वितीय भाग के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। इस भाग में हम भारत के अमर मूल्य अपरिग्रह पर चर्चा करेंगे। कोरोना के इस संकट ने पूरी मानवता को एक ऐसे बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां अगर उसे बचना है तो आपस में भारी बदलाव करना होगा। इस बदलाव के बिना हम बच नहीं सकते हैं। पश्चिमी सभ्यता के जिन मूल्यों को अपरिहार्य और आवश्यक मानकर हमने न केवल उन्हें स्वीकार किया बल्कि आत्ममुग्ध भाव से हम उनके पीछे दौड़ते ही चले गए, वे न केवल हमें बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसे बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिए हैं जहां से कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। और वहां पर यदि कोई मार्ग बन सकता है तो वे भारतीय मूल्य हैं जिनको न केवल भारत अपनाएगा बल्कि एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा जो पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए एक ऐसे सन्मार्ग का, एक ऐसे राजमार्ग का निर्माण कर सकते हैं जिन पर चलकर वह न केवल भौतिक बल्कि भारी आध्यात्मिक प्रगति को कर सकती है। जहां योग और भोग का पावन संगम होगा, उस रास्ते पर विचार करना परम आवश्यक हो गया है। सबसे पहले हम क्यों न इस बात पर विचार करें कि यह सभ्यता जिसके जीवन मूल्य इतने सुदृढ़ थे, जिसने महान राजपुरुषों को जन्म दिया, महान वैज्ञानिकों को, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, बीजगुप्त, चरक, सुश्रुत जैसे लोग हमारे बीच में आते हैं, तो दूसरी तरफ महान साहित्यकार कालिदास, तुलसीदास, भवभूति और आगे बढ़ने का हम प्रयास करें तो यह श्रृंखला रविंद्रनाथ टैगोर तक पहुंचती है। यह साहित्य, इतिहास, संस्कृति, ये एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है भारतीय कल्चर का, भारतीय सिविलाइजेशन का, जो अद्वितीय है। इसको हम भूल गए और हमने उसे अपनाया जिसे हमने इसे श्रेष्ठ समझा। लेकिन आज जिन्होंने हमें वे मूल्य दिए वे स्वयं शंकाग्रस्त हैं, वे स्वयं मार्ग नहीं पा रहे हैं। ऐसा काफिला वाला जो भूला फिरे लिए गफिलाई, ऐसा लोका न देखा भाई। ऐसे लोग जो हमें रास्ता दिखा रहे थे वे स्वयं आज भूले हुए हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अमर मूल्यों को अपनाएं, जिन मूल्यों को अपना करके भारत न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए मंगलमय राह का निर्माण कर सकता है। पतंजलि कहते हैं उन मूल्यों के बारे में कि एते जाति देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता। ये मूल्य ऐसे नहीं हैं जो केवल भारत के लिए, ये सार्वभौमा है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ये ऐसे श्रेष्ठ मूल्य हैं जो अखंड रूप से चलते चले आए हैं। आखिर क्या हुआ जो हम इन्हें नहीं अपनाएं? हम विस्मरण का शिकार हो गए तो हमें अपने स्मृति लोक की यात्रा करनी होगी। हमें फिर से अपने मानस में आकर उस सेल्फ रियलाइजेशन की डोर को पकड़ना होगा जिसके माध्यम से इन मूल्यों की महत्ता को हम समझ सकें। आइए विचार करें कि अपरिग्रह है क्या। अपरिग्रह वास्तव में संग्रह और त्याग के बीच में अद्भुत संतुलन का दूसरा नाम है। जहां यह एक तरफ संग्रह की अपरिहार्यता का रेखांकन है तो यह दूसरी तरफ त्याग की अनिवार्यता को भी उतने ही बल के साथ स्थापित करता है। त्याग और संग्रह, योग और भोग का जो संगम भारत में दिखाई पड़ता है वो अद्वितीय है। ऐसा नहीं है कि योग और भोग के बारे में यह द्वंद्व, योग और भोग के बारे में यह सवाल पश्चिमी सभ्यता में नहीं आया। ओल्ड टेस्टामेंट ऐसा पहला ग्रंथ है जो सर्वप्रथम संग्रह करने की सलाह देता है। तो उसका जो दूसरा नया भाग न्यू टेस्टामेंट आता है वह चैरिटी की सलाह देता है। स्पष्ट है कि ये दोनों मूल्य पश्चिमी सभ्यता में, पश्चिमी संस्कृति में बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। और यह बिखराव, यह जो द्वंद्व है, यह हमें आगे भी दिखलाई पड़ता है जब हम एडम स्मिथ के यहाँ आते हैं, जो एक तरफ वेल्थ ऑफ नेशंस में कैपिटल के मल्टीप्लिकेशन, प्राइवेट प्रॉफिट, एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, तो वहीं पर वे अपने दूसरे ग्रंथ द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट में त्याग की बात करते हैं, अपने पड़ोसी के साथ आपकी प्रगति को जोड़कर देखने की बात करते हैं। यह द्वंद्व वहीं तक नहीं है, यह द्वंद्व कार्ल मार्क्स तक आता है जो इस बात को वो लेबर और कैपिटल के द्वंद्व के रूप में देखते हैं। पश्चिमी सभ्यता हमेशा किसी एक समय में एक मूल्य को अपनाने की बात करती है। या तो वह कभी त्याग की तरफ मुड़ जाती है या तो वह कभी संग्रह की ओर मुड़ जाती है, और संतुलन का सर्वदा अभाव वहां दिखाई पड़ा। पश्चिम के जिन मूल्यों को हमने अपनाया वे संग्रह की अदम्य इच्छा को हमारे अंदर जागृत करते हैं।
भोग का अनंत सागर हमारे सामने लहराता हुआ दिखाई पड़ता और हम उसमें छलांग लगाने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। और वही आज वह एवरलास्टिंग ग्रीड हमको आज ऐसे बिंदु पर लाकर खड़ा की है जहां पर ये क्राइसिस आइडेंटिकल, और न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए आइडेंटिकल क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट कर दिया है। यह भारत की नहीं, यह पश्चिमी जगत की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की क्राइसिस है। ऐसी स्थिति में हम भारत के अपरिग्रह पर और इस मूल्य की महत्ता को समझने के लिए थोड़ा और यात्रा करना चाहेंगे तो हम पाते हैं कि भारत में यह सवाल सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी ने अपने पति याज्ञवल्क्य से पूछा कि बताइए कि क्या अगर पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी अपनी संपूर्ण संपदा के साथ हमारे नियंत्रण में आ जाए तो क्या हमें सुख और अमरता मिल जाएगी। याज्ञवल्क्य स्पष्ट है वहां पर, वो जानते हैं कि इस ग्रीड का कोई अंत नहीं है। यह द्वंद्व जो पश्चिमी जगत को घेरा है वही द्वंद्व मैत्रेयी को भी यहाँ घेरता है, लेकिन इसका समाधान हमारे उपनिषदों ने निर्द्वंद भाव से किया, जहाँ एक तरफ वे कहते हैं कि न कर्मणा न प्रजना धनेन त्यागे नेके अमृतत्व मानस, तो दूसरी तरफ हमारा उपनिषद कहता है कि तेन तक्तेन भुंजी थाम, त्याग पूर्वक भोग करिए। यह बैलेंस हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया जा रहा है। यह चेतना जो हमारी सांस्कृतिक चेतना है संतुलन की, वह आधुनिक काल में दिखलाई पड़ती है जब हमारा एक महान कवि इस बात को कहता है कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। तो यह भाव सीधे हमारे पास एक बड़ी धारा के रूप में, एक मजबूत धारा के रूप में जो छिपी हुई है, जो सरस्वती की भांति गुप्त धारा के रूप में हमारे पास आती है, किंतु अखंड भाव से हम तक पहुंच रही है। इसी भाव को लेकर, इस अमर भाव को लेकर महात्मा गांधी एक ऐसा सिद्धांत देते हैं जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। उस सिद्धांत को हम न्यासिता या ट्रस्टीशिप की थ्योरी के रूप में जानते हैं। यह सिद्धांत लेबर और कैपिटल के उस द्वंद्व को पाट करके एक ऐसा समाहार हमारे सामने प्रस्तुत करता है जहां हम पूंजी के स्वामी रहते हुए, जहां हम एक सक्षम और समर्थ व्यक्ति रहते हुए स्वयं सेल्फ कॉन्शियस रूप से एक सेल्फ रियलाइजेशन की कड़ी के रूप में, कंसीक्वेंस के रूप में हम उसके उपभोग के लोक मंगलकारी स्वरूप को तय करते हैं। यह कोई और तय नहीं करेगा। पूंजी के स्वामी हम हैं, लेकिन उसका उपभोग लोक मंगलकारी होगा, जनता के पक्ष में होगा, इसका निर्णय भी हमारा होगा, लेकिन किसी भी प्रकार की कटुता इससे उत्पन्न नहीं होगी। गांधी भारतीय संस्कृति के उस पावन मान सरोवर में डूब करके ऐसे रत्नों को लेकर हमारे सामने आते हैं और वे इतने आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि आई एम एम्बेडेड टू इंडिया, मैं भारत से आबद्ध हूँ, क्योंकि आई एम एब्सोल्युटली क्लियर कि उसके पास एक ऐसा अमर संदेश है जो पूरी मानवता के लिए एक सन्मार्ग का संधान कर सकता है। और वह मैसेज जो भारत की संस्कृति से निकल रहा है वह लाउड एंड क्लियर है कि हम सभी को स्वयं आत्मचेतस होकर एक ऐसे भाव को स्वीकार करना है जहां पर हम इस पृथ्वी के ट्रस्टी के रूप में अपने को देख सकें, जहां हम मानवता के अगले भाग, अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक ट्रस्टी के रूप में, एक न्यासी के रूप में सामने आए, जहां उस धरोहर को जिस रूप में हमने प्राप्त किया, अगर हम उसे बेहतर नहीं कर सकते तो हम उसे उसी रूप में वापस करने का प्रयास करें। हमें विश्वास है कि अपरिग्रह के इस पावन सिद्धांत को, जो हमें लोभ के संवरण का मार्ग दिखाती है, वह हम अपना करके, क्योंकि कोई भी जीवन पद्धति अगर हम केवल उपदेश के माध्यम से, तर्क के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे तो वो कभी भी अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर सकती। कोई भी जीवन पद्धति हम जब जिएंगे और जीने के साथ जब हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तभी वह दुनिया के लिए ग्राह्य बन सकता है। तर्क के माध्यम से हम किसी को कितनी भी बातें समझा सकते हैं, ठीक उसके उतने ही विपरीत तर्क सामने ला के रखे जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा यह निवेदन है कि हम सभी मिलकर के अपरिग्रह के उस अमर सिद्धांत को, जहाँ पर हम सभी स्वयं अपनी जिम्मेदारी, इसके लिए कोई यह आवश्यक नहीं कि हम बड़े पूंजीपति हों,
हम देखते हैं कि भारत का यह अमर मंत्र पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, तो भारत में अगर देखें तो अजीम प्रेम जी जैसे उद्योगपति हमारे बीच में हैं, जिन्होंने इस सिद्धांत को सीधे स्वीकार किया। यह सिद्धांत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी हमको दिखलाई पड़ता है, जब घनश्याम दास बिरला और जमुना लाल बजाज जैसे लोगों ने अपनी संपत्ति को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत की मुक्ति के लिए समर्पित किया। अगर एक तरफ यह अपरिग्रह का सिद्धांत पूंजीपतियों से जुड़ता है, तो दूसरी तरफ हम जैसे साधारण लोग, जो कि जीवन में उनके पास जो कुछ भी है, चाहे वो अधिक है चाहे कम है, जिस दिन भी हमारे अंदर वह चेतना जागृत होगी कि हम उस संपत्ति का सार्थक सदुपयोग करेंगे, हम अपनी ग्रीड को, हम अपने लालच को नियंत्रित रख करके, हम अपनी उचित आवश्यकताओं का संधान करके हम उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे, जहां हमारी संवेदनाएं जागृत होंगी। तो आइए हम आह्वान करते हैं आपका कि आप अपनी संवेदना के नोक से लोक मंगल के उन सोए हुए भावों को जागृत करें तथा अखिल मानवता के कल्याण के लिए प्रयास करना आरंभ किया जाए। हम विश्वास करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। आप अपने सुझावों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को ज़रूर हमको बताइएगा। पिछली बार आपकी प्रतिक्रियाएं हमको प्राप्त हुई, जिन्होंने हमें बहुत सारा रास्ता दिखलाया है। हमें उम्मीद है कि इस बारी भी आप ऐसा अवश्य करेंगे। साथ में हम इस श्रृंखला का तीसरा भाग, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंध को भारतीय जीवन दृष्टि के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।